सिक्योरिटी से संबंधित है। सरेंडर पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट देखो ये है, अभी हाल ही में ना साउथ कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया एनकाउंटर के दौरान। ये देखो अपने आप में एक रेयर ऑक्यूरेंस है, रेयर घटना है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो आतंकवादी हैं वो सरेंडर कर देते हैं। कल क्या हुआ, जैसे ही कुलगाम में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगा जो आतंकवादी हैं वो लोकल हैं, उनके परिवार वालों को बुलाया गया, कन्विंस करवाया गया कि वो हथियार गिरा दें, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही मिलिटेंसी को ज्वाइन किया था। वो परिवार वालों के कहने पर उन्होंने हथियार गिरा दिए और उनकी जान बच गई। देखो जब आतंकवादी सरेंडर करते हैं ना तो इससे सबका फायदा होता है, जान बचती है, ऊपर से अगर एनकाउंटर हो जाता है तो इससे देश को भी नुकसान ही होता है, क्योंकि जिन आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है उनके आस पड़ोस में, उनके परिवार में और ज़्यादा आइसोलेशन आता है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, सिचुएशन बल्कि और ख़राब होती है। आतंकवादी एलिमिनेट नहीं होते और बढ़ जाते हैं, बल्कि कोई और फ्रस्ट्रेट होकर हथियार उठा लेता है। तो बात यह है कि अगर आतंकवादी इस प्रकार से हथियार गिराते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। 2020 में तो काफ़ी आतंकवादियों ने हथियार गिराए थे, लेकिन 2021 में मुश्किल से कोई घटना सामने आई थी कि जब आतंकवादियों ने सरेंडर किया हो। तो अब समय आ गया है सरकार को ना अपनी जो सरेंडर पॉलिसी है वो और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए। सबसे पहली जो सरेंडर पॉलिसी आई थी ना वो 1995 में आई थी, और जिन आतंकवादियों ने सरेंडर किया उनके लिए अलग से एक गवर्नमेंट ने फोर्स भी बनाई, इखवान फोर्स। ये प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया थी जो गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, लेकिन इसकी अलग से प्रॉब्लम्स सामने आई। इसलिए सरकार 2004 में एक नई सेकंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आई, और 6 साल बाद यानी 2010 में फिर से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आई उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने सरेंडर किया है। हर एक जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई ना वो पुरानी पॉलिसी की कमियों को दूर करने का उसने प्रयास किया, लेकिन देखो बावजूद इसके अभी जो सरेंडर पॉलिसी है ना आतंकवादियों के लिए, उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सामने आए हैं। क्योंकि बहुत बार जब आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं तो कुछ लोग, कुछ आस पड़ोस के लोग उन्हें स्टिग्मा के हिसाब से देखते हैं कि तुमने सरेंडर क्यों कर दिया। इवन सरकारी टर्म्स में भी काफ़ी बार वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मर टेररिस्ट। तो दोनों ग्रुप्स के लोगों में एक जो सरकार के साथ हैं वो ये मानते हैं कि ये फॉर्मर टेररिस्ट हैं, और जो टेररिज्म के सिंपैथाइजर हैं, जो सहानुभूति रखते हैं आतंकवाद के साथ, वो ये मानते हैं कि तुमने सरेंडर क्यों कर दिया। तो इसलिए जो इंसेंटिव होना चाहिए ना सरेंडर करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे सोसाइटी के साथ अच्छा एंगेजमेंट, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ताकि आगे जाके उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए मेन स्ट्रीम में शामिल होने से। ऐसी सिचुएशन में देखो फैमिली का रोल जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्टेट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। बट देखो ये सारे ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन या फिर आइसोलेशन है उसे दूर करना। जैसे कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी ठप पड़ी है, डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, वो इम्प्लीमेंट होगी, इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, स्टेटहुड की मांग चल रही है कि स्टेटहुड आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे यूथ का फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन दूर होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर इंसान खाली है तो फिर वो इन सब चीज़ों के लिए समय देता है, लेकिन अगर काम धंधा है यूथ के पास में तो फिर वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है, अगर स्टेबिलिटी कश्मीर में लानी है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पे स्मूथली चले। लोगों को एहसास होना चाहिए कि सत्ता हमारे हाथ में है, हम ही जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न कर रहे हैं, और दूसरा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, यही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट